अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए हमारा मेन कैरेक्टर फैंगवांग जी अपने दोस्तों के साथ मॉन्स्टर को मारने के लिए एक डंजन के अंदर चला जाता है। लेकिन उसको पता नहीं था उसके दोस्त बस यहाँ पर उसको धोखा दे रहे थे। वो लोग फैंगवांग जी का मजाक बनाते हुए उसको पीट पीट कर काफी सारे मॉन्स्टर के बीच में फेंक देते हैं और वो यहाँ पर अपनी आखिरी अवस्था में अपने स्किल को अवाकन करने में कामयाब हो गया था। क्या वो अपने स्किल के साथ अपने दोस्तों से बदला ले पाएगा? हम इसी कहानी के जरिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि काफी सारे मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए उन्हें मार रहा था। यहाँ पर मॉन्स्टर मिलियन की संख्या पर होते हैं। वो कहता है यहाँ पर जो मेरा सोड है वो पूरा खून से सना हुआ है। आखिरकार ये दुनिया कब से ऐसा हो गया? ऐसा लगता है ये बहुत समय पहले की बात है। बहुत समय पहले एक दिन अचानक से आसमान पर एक गेट ओपन हो गया। यहाँ पर लोग तो उसे देखते हुए उसका पिक्चर लेने लगे थे। एक आदमी अपने टेलीस्कोप की मदद से उस गेट के अंदर देखता है तो उसके पसीने आने लगे थे क्योंकि वहां पर काफी सारे मॉन्स्टर मौजूद थे और वो इंसान के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। हमें पता चलता है मॉन्स्टर के दुनिया के अंदर एक चाबी है जो कि उस गेट को बंद कर सकता है। अगर समय रहते ही इंसान उस सांपी को ढूंढ नहीं पाएंगे तो मॉन्स्टर दो स्पेस के बीच में लगा हुआ बैरियर को तोड़कर इंसान की दुनिया के अंदर आके तबाही मचा देंगे। इसलिए मॉन्स्टर इंसान की दुनिया में आने से पहले उस सांपी को ढूंढने के लिए कुछ ग्रुप मॉन्स्टर की दुनिया के अंदर चले जाते हैं जिनके पास एक खास किस्म का पावर होता है और वो लोग उन मॉन्स्टर को मारते हुए आगे बढ़ते हैं और उनको वहां पर चाबी भी मिल गया था। अब एक लड़का उस सांपी को पकड़ते हुए कहता है क्या ये चाबी उस गेट को बंद कर सकता है? अब इंसान की दुनिया पर वो गेट अपने आप ही गायब होने लगा था। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। दूसरी तरफ वो लड़का उस सांपी के पैटर्न को डालते हुए कहता है अगर मैं इसको उल्टा घुमाऊंगा तो क्या होगा? अब वो उस सांपी को दोबारा से उल्टे साइड पर घुमाता है तो इंसान की दुनिया पर दोबारा वो गेट ओपन हो गया था। इस तरह से उन ग्रुप्स को पता चलता है कि वो उस सांपी की मदद से गेट को खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। और यहाँ पर वो ग्रुप्स के मेंबर जिनके पास आम इंसान से काफी ज्यादा पावर था वो भी एक पोर्टल के जरिए बाहर आ जाते हैं। वो तो यहाँ पर हंसते हुए कह रहे थे अब हमारा अमीर होने का समय आ चुका है। अब हमें 5 साल के बाद एक जगह पर कुछ लड़के को दिखाया जाता है। वो अपने एक दोस्त को खाई से नीचे गिरा देते हैं जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर मौजूद थे। वो लड़का बताता है मैं एक आम इंसान हूँ और जिन इंसान ने अपनी स्किल को अवाकन किया है उनके नजर में हम बस चींटी के तरह ही है। वो अब काफी जोर से जमीन पर आकर गिरता है तो उसके पास काफी सारे मॉन्स्टर आने लगे थे और वो कहता है जब मैं उस जगह पर मरने वाला था तभी मेरे अंदर एक पावर आ गया जो कि मैं हमेशा से चाहता था। हालांकि ये पावर वही है जिसका मुझे अपने जीवन भर पछतावा रहा है। अब हम थोड़ी देर पहले की सीन को देखते हैं जब हमारा मेन कैरेक्टर एक एडवांस डंजन के अंदर अपने दोस्त के साथ आया हुआ था। उसके जो फ्रेंड्स थे वो वहां पर मॉन्स्टर को मार रहे थे और वो हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक लड़का बताता है यहाँ पर जितने भी लॉजिस्टिक टीम के मेंबर है वो आगे बढ़ते रहो क्योंकि हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। अब हमारा मेन कैरेक्टर बताता है मेरा नाम फैंगवांग जी है और मैं बस 19 साल का हूँ। साथ ही में मैं अभी अभी बैकअप लॉजिस्टिक का एक मेंबर बन चुका हूँ। जब यहाँ पर डंजन का गेट ओपन होता है जिसने अपने पावर को अवाकन किया है उन्हें गेट गायब होने से पहले जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मॉन्स्टर को मारना होता है। इसलिए उन्हें हर समय का लाभ उठाना चाहिए और जो डंजन है वो बैकअप लॉजिस्टिक का प्रोफेशन बन चुका है और वो अपने लिए जरूरत का सप्लाई और मॉन्स्टर की यूजफुल मटेरियल्स को कलेक्ट करने में भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हालांकि हमारे आगे मॉन्स्टर को खत्म करने वाले अवाकन लोग भी मौजूद हैं लेकिन फिर भी अगर दुर्भाग्य से मेरी जैसे इंसान का सामना जाल में पड़ा हुआ मॉन्स्टर से भी हो जाए तभी ये हमारे लिए लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन हो सकता है। अगर हॉस्पिटल में जिन्यू बेहोशी अवस्था पर नहीं होती तो मैं इस तरह का जोखिम कभी भी नहीं उठाता। अगर मैं हर दिन 10,000 कमाऊंगा तो मैं एक महीने का मेडिकल फी चुकाने में कामयाब हो जाऊंगा। और बीते में ही वहां पर एक कोरियर काफी ज्यादा थक जाता है जिसके वजह से वो पानी का बोतल मांगने लगा था और फ्यांगवांग जी भी पानी की बोतल को लेकर उसके पास चला जाता है लेकिन वो अपना हाथ साफ करना भूल चुका था
क्योंकि उसके हाथ पर मोस्टर का खून मौजूद था। अब वॉरियर कहता है, मोस्टर को छूने के बाद तुमने यहाँ पर अपने हाथ को भी साफ नहीं किया है। और फ्यांग जी पूछने लगा था, क्या और किसी को भी पानी चाहिए? और वहीं पर एक लड़का कौन नाम के लड़के को बताता है, ये जो लड़का है वो काफी ज्यादा बेकार है। मुझे सच में पता नहीं है कि सुहुआनियू ने उसके अंदर क्या देखा जिसके वजह से उसने यहाँ पर उसको डंजन के अंदर ले आई है। और फ्यांग जी कौन के पास आकर पूछता है, क्या आपको पानी चाहिए? जहाँ पर जो कौन था उसे एक लात मारकर पीछे फेंक देता है और बताता है, किसी ने भी उसको यहाँ पर नहीं लाया था, वो खुद यहाँ पर आया है। वो अपने लड़के को बताता है, पहले उसको काफी बुरी तरह से पीटो, उसके बाद उससे जान से खत्म कर दो। और वो दो लड़के भी आगे जाकर फ्यांग जी को काफी बुरी तरह से पीटने लगे थे। और फ्यांग जी पूछता है, आखिरकार आप मुझे क्यों पीट रहे हो? आप कौन उसके मुंह पर लात मारते हुए बताता है, तेरी हिम्मत कैसी हुई हमसे ये पूछने की है? और वो फ्यांग जी को पकड़कर कहीं पर ले जाने लगा था। और फ्यांग जी पूछता है, आखिरकार आप किसके बारे में बात कर रहे हो? मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या आपको कुछ मिस्टेक हुआ है? आप कौन हंसते हुए कहता है, अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो, लेकिन फिर भी तुम मुझसे जवान चला रहे हो। और फ्यांग जी खुद से ही कहता है, क्या मैंने यहाँ पर कुछ मिस्टेक किया है? और कौन उसको खाई से नीचे गिराते हुए कहता है, अगर बाकी लोगों को पता चलेगा कि तुम जैसे कमजोर इंसान मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत कर रहे हो तो मेरा क्या इज्जत रह जाएगा। और यहाँ पर फ्यांग जी उसको ऐसा करने से मना करने लगा था। कौन कहता है, तुम यहाँ पर अपने आखिरी अवस्था पर भी कमजोरों की तरह मर रहे हो। अब दूसरा लड़का बताता है, केवल सुहान्यू ही उसके ऊपर इंटरेस्टेड थी और वो तीनों चाबी को तोड़कर उस डंजन को क्लोज कर देते हैं। वहीं पर फ्यांग जी काफी जोर से आकर जमीन में गिरता है और अपने आंखें खोलते हुए पूछता है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? और इतने में ही उसके आगे एक काफी बड़ा मोस्टर आ जाता है, लेकिन फ्यांग जी यहाँ से भाग भी नहीं पा रहा था। वो मोस्टर फ्यांग जी को मार पाता उससे पहले ही वहां पर दूसरा मोस्टर आकर उस मोस्टर को रोक देता है, तो फ्यांग जी वहां से भागने लगा था। वो कहता है, मेरे ब्लड के वजह से इतने सारे मोस्टर यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन मैं अभी भी काफी ज्यादा घायल हूँ, इसलिए मैं बचकर भाग नहीं सकता। अब एक मोस्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, तो फ्यांग जी एक पत्थर उठाते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम जैसे छोटे जीव भी मुझे बुल्ली कर पाओगे? मुझसे दूर रहो। इतना कहकर उस मोस्टर के तरफ एक पत्थर फेंकता है, तो वो पत्थर उस मोस्टर की आंखें पर जाकर लगता है और वो मोस्टर काफी जोर से कराते हुए अपने लार्ज फॉर्म पर आ गया था और वो अपने टेंटिकल से सीधा फ्यांग जी के ऊपर अटैक कर देता है, तो फ्यांग जी दूर जाकर गिरता है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा घायल खून की उल्टी करते हुए बताता है, अब मैं सच में वापस जा नहीं पाऊंगा। अब उसके गले पर जो लकीर था वो भी टूटकर दूर जाकर गिरता है। हम उस लॉकेट के अंदर एक लड़की का फोटो देखते हैं। वहां पर अब काफी सारे मोस्टर फ्यांग जी की तरफ जाने लगे थे। ये देखकर वो जीन्यू से माफी मांगते हुए कहता है, मैंने तुमसे वादा किया था कि जब मैं पैसा कमाऊंगा तो तुम्हें एक काफी अच्छे हॉस्पिटल पर लेकर जाऊंगा, लेकिन ऐसा लगता है मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाऊंगा। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा रोने लगा था। उसके जो आंसू थे उसके खून पर जाकर गिरते हैं, तो वहां पर एक एनर्जी चमकने लगा था। ये देखकर उन मोस्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता और वहां पर एक काफी पावरफुल एनर्जी लाइट निकलकर आसमान की तरफ जाता है, तो उस एनर्जी की वजह से वहां पर वो मोस्टर मर जाते हैं। हम देखते हैं फ्यांग जी के सामने एक एंजल आ चुकी थी जो कि उसके लॉकेट पर मौजूद थी। अब एक सिस्टम एंजल से पूछता है, क्या तुम उसको डिवाइन एंजल गिफ्ट करना चाहती हो? जहाँ पर एंजल भी हाँ पर जवाब देती है। अब सिस्टम कहता है, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम अपनी स्किल को खो दोगी, लेकिन फिर भी वो एंजल इसके लिए तैयार हो गई थी। अब वो फ्यांग जी के माथे पर टॉस करती है, तो उसके अंदर एनर्जी जाने लगा था। एंजल बताती है, मेरे टैलेंट को लेकर अच्छी तरह से जियो। और फ्यांग जी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब अचानक से उसकी पीठ से एक एंजल की तरह पंख आने लगे थे और उसके हाथ में एक स्वॉर्ड भी आ जाता है।
यहाँ पर उसको तो काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगा था और वो एक क्रोस स्लैश अटैक करता है तो वहाँ पर काफ़ी ज़ोर का धमाका होता है और मोस्टर भी मरने लगे थे। सच में यहाँ पर अब फैंग जी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका था। अब इतने में ही उसके आगे वो काफ़ी बड़ा मोस्टर आ जाता है तो फैंग जी उसके ऊपर एक स्लैश अटैक करता है और वो मोस्टर भी फैंग जी के ऊपर अटैक करता है। अब दोनों के स्लैश अटैक एक आपस में टकराने लगे थे। अब सिस्टम फैंगवांग जी को वार्निंग देते हुए बताता है टैलेंट का उपयोग का लोअर लिमिट तक पहुंच रहा है। अब उस मोस्टर की आंखें से एक एनर्जी लाइट आकर फैंगवांग जी के ऊपर अटैक कर देता है जिसके वजह से फैंगवांग जी पीछे जाने लगा था। वो उस अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है क्या मैं मरने वाला हूँ? मैं अपने असली दुनिया पर एक आम इंसान था। जिन लोगों ने अपने टैलेंट को अवाकन किया था वो हमेशा मेरा मजाक बनाया करते थे और मुझे नीची नज़रों से देखा करते हैं और यहाँ पर आने के बाद भी ये मोस्टर मुझे मारना चाहते हैं। और यहाँ पर सिस्टम कोलैप्स होने लगा था क्योंकि अवाकन स्किल फैंगवांग जी के साथ मैच नहीं होता है। इसके साथ ही में और फैंगवांग जी कहता है जिन जिन लोगों ने मुझे नीचे नज़रों से देखा था मैं उन सभी को मार डालूंगा। अब उसकी बॉडी से एक अलग ही तरह का एनर्जी बाहर आने लगता है। ये देखकर वो मोस्टर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था क्योंकि फैंग यहाँ पर पूरी तरह से बदल चुका था। और फैंगवांग जी काफ़ी जोर से कराता है तो उस मोस्टर के सभी टेंटिकल कट जाती है। उस मोस्टर को तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वहाँ पर फैंगवांग जी आगे बढ़ता है। साथ ही में अब उसने यहाँ पर ऑनडेड एंजल टैलेंट को भी अवाकन कर लिया था। वो अपने स्वord को दिखाते हुए उस मोस्टर को कहता है मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, तुम अपने सभी साथी को यहाँ पर लेकर आओ। और वो मोस्टर भी वहाँ पर एक आवाज़ करके सभी मोस्टर को अपने पास बुला लेता है लेकिन फैंगवांग जी काफी आसानी से उन सभी मोस्टर को मार गिराता है और फिर उस मोस्टर को भी खत्म कर देता है। लेकिन इतने में ही वहां पर काफी सारे उड़ने वाले मोस्टर आ गए थे। फैंग कहता है मैंने पहली बार इतने सारे मोस्टर को एक ही बार में देखा है लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किस तरह के मोस्टर हो। जो कोई भी मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। और वो उनके ऊपर अटैक करके उन्हें भी मार डालता है जिसके वजह से वहां पर उसको काफी सारे क्रिस्टल मिलते हैं। इसलिए वो अब उन क्रिस्टल को अपने हाथ पर पकड़ के एब्जॉर्ब करने लगा था लेकिन सिस्टम उसको बताता है तुम क्रिस्टल को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हो। ये देखकर फैंगवांग जी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हमें पता चलता है जिन लोगों ने अपने टैलेंट को अवाकन करते हैं उन्हें अपने पावर को बढ़ाने के लिए क्रिस्टल की जरूरत पड़ती है और वो इसी वजह से डंजन के अंदर आते हैं। और फैंगवांग जी कहता है अब मैंने भी यहाँ पर अपने स्किल को अवाकन कर लिया है लेकिन आखिरकार मैं क्यों क्रिस्टल की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा हूँ। और वो जबरदस्ती उन क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है लेकिन वो दोबारा इसमें नाकाम हो गया था। और वो अचानक से अपने बॉडी को नोटिस करता है जहाँ पर कुछ एनर्जी उसके अंदर जा रहा था और वो कहता है यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज मेरे बॉडी के अंदर घुस गया है लेकिन वो निश्चित रूप से क्रिस्टल तो नहीं है। क्या ये मोस्टर का डेथ स्पिरिट हो सकता है? अगर मोस्टर की बॉडी से निकलने वाली डेथ होरा को एनर्जी में परिवर्तन किया जा सकता है तो मुझे अब क्रिस्टल की जरूरत नहीं पड़ेगी है। मैं बस मोस्टर को मार के स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ और मैं इस तरह से जियान कण से भी काफी आसानी से बदला ले सकता हूँ। और वो डंजन से बाहर निकलने के लिए गेट को ढूंढने लगा था लेकिन तभी उसको अपने आगे टूटा हुआ चाबी दिखाई देता है और वो उस चाबी को उठाते हुए कहता है क्या वो मुझे हमेशा के लिए यहाँ पर ट्रैप करना चाहता है? मैं उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो उस टूटा हुआ चाबी को जमीन पर फेंक के आगे जाते हुए कहता है अगर मुझे इस जगह से बाहर निकलना है तो मुझे अपने पावर को इम्प्रूव करना होगा। और पूरे 1 साल तक लगातार उन मोस्टर को मारने के बाद वो काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। उसे तो अब यहाँ पर मोस्टर के साथ लड़ते समय आर्मर भी पहनना नहीं पड़ रहा था। और वो एक मोस्टर के हाथ को खाते हुए बताता है इस साल के दौरान मैंने यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज को याद किया है। और वो 1 साल पहले की सीन को याद करता है जहाँ पर जीन्यू एक बुक को पढ़ रही थी और फैंगवांग जी पूछता है तुम इसमें क्या देख रही हो? जहाँ पर जीन्यू उस बुक में एक चीज को दिखाते हुए बताती है ये जो चीज है ये अवाकन कम्युनिटी में काफी ज्यादा पॉपुलर है। ऐसा कहा जाता है इसके मदद से कोई भी इंसान थर्ड रिंग रोड में घर खरीद सकता है और ये जो चीज है वो समुद्र में रहता है
और रियलिटी और इल्यूजन के बीच में भटकता है। जब डंजन का दुनिया दोबारा शुरू होगा तो ये चीज एक चांपी को बनाएगा। और फैंगवांग जी कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, जहाँ पर जिन्यू बताती है साधारण भाषा में कहा जाए तो डंजन के सभी मॉन्स्टर को मारने के बाद उस डंजन का दुनिया दोबारा रिस्टार्ट होता है। और प्रेजेंट टाइम पर फैंगवांग जी उस मोस्टर के हाथ को फेंकते हुए कहता है मतलब मेरे पास यहाँ से निकलने का एक रास्ता है, मुझे इस डंजन के सभी मोस्टर को मारना होगा। मैंने 2 साल में 3 लाख से ज्यादा मोस्टर को मार दिया है। और वैसे ही मोस्टर को मारते मारते 3 साल बीत जाते हैं और उसने यहाँ पर 15 लाख से ज्यादा मोस्टर को मार दिया था। अब वो वहाँ पर मोस्टर के ढेर में सोते हुए कहता है आखिरकार मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं यहाँ पर सभी मोस्टर को मार नहीं पाऊंगा। अब अचानक से वहां पर एनर्जी एक जगह पर गैदर होने लगता है और हम काफी सारे मोस्टर की आंखें को देखते हैं। दरअसल अब वहां पर एक एस क्लास का मोस्टर आ चुका था। उसको देखने के बाद फैंगवांग जी अपने ऑनडेड आर्मर को पहनकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो मोस्टर उसके ऊपर अटैक करके उसको जमीन पर पटक देता है। अब वो कहता है अगर मैं यहाँ पर होशियार नहीं रहूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। अब वो दोबारा खड़ा होकर उस मोस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो उस मोस्टर ने भी उसे निगलने के लिए अपने मुंह को खोल लिया था और फैंगवांग जी दोबारा हिट होके जमीन पर जाकर गिरता है। साथ ही में अब वो यहाँ पर काफी ज्यादा घायल भी हो चुका था। वो कहता है कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं मर क्यों नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं उस कमीने जियान कंग को भूल नहीं सकता और मैं जिन्यू को भी भूल नहीं सकता जो कि मेरा इंतजार कर रही है। मुझे यहाँ पर सभी मोस्टर को मार के उस चीज को ढूंढना होगा, उसके बाद मैं इस जगह से बाहर निकल पाऊंगा। अब वहाँ पर दोबारा उन मोस्टर के साथ लड़ने लगता है। अब हम 20 साल के बाद फैंगवांग जी को एक पेड़ के ऊपर देखते हैं। वो कह रहा था मैंने इस साल में एक भी मोस्टर को नहीं मारा है क्योंकि अब इस पूरे डंजन में केवल एक ही मोस्टर बचा हुआ है और वो यहाँ पर उसी मोस्टर का इंतजार कर रहा था क्योंकि वो गिरिफिन्स नाम का मोस्टर ट्रेजर ट्री के लाइट से अट्रैक्ट होता है। और इतने में ही वहाँ पर वो मोस्टर भी आ जाता है तो फैंगवांग जी ऊपर उछलकर अपने तलवार से उसके पीठ पर अटैक कर देता है। उस मोस्टर को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, इसलिए उसके पीठ पर एक घाव बन जाता है और वो काफी जोर से कराने लगा था। वो सीधा फैंगवांग जी के ऊपर अटैक कर देता है तो फैंगवांग जी ऊपर उछलकर उसके अटैक से बचने में कामयाब हो गया था, लेकिन यहाँ पर वो मोस्टर दोबारा एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेता है। ये देखकर फैंगवांग जी भी काफी ज्यादा घबरा गया था। वो अब उस अटैक से बचते हुए भागने लगा था। वो कहता है क्या मैं सच में यूजलेस हूँ, यहाँ पर पूरे 1 साल बीत चुके हैं लेकिन मैं इस मोस्टर के अटैक से बचते हुए भाग रहा हूँ। अब वो मोस्टर काफी तेजी से उसके काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है तो फैंगवांग जी पीछे मुड़कर खुद को डिफेंड करने लगा था। अब वो मोस्टर हंसते हुए बताता है मैं तो बस इसी पल का इंतजार कर रहा था, तुम कब पीछे मुड़कर खुद को डिफेंड करोगे। इतना कहकर अपना एक स्किल का यूज करके पीछे से फैंगवांग जी के ऊपर अटैक कर देता है तो फैंगवांग जी इस अटैक को रोक नहीं पाता। अब वो मोस्टर कहता है तुमने मुझे काफी ज्यादा सेटिस्फाई किया है। इतना कहकर अपने पंजे से फैंगवांग जी के मुंह पर स्क्रैच मार देता है। फैंगवांग जी बताता है गिरिफन का मैजिक अटैक स्पीड और स्ट्रेंथ सच में काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। साथ ही में ये तो एक सुपर एस क्लास का मोस्टर होगा जिसको मैंने कभी भी नहीं मारा था। अब मोस्टर दोबारा एक काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को बनाते हुए कहता है अगर तुम मेरे स्लेव बन जाओगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। और फैंगवांग जी बताता है तुम सच में एक हाई क्लास के मोस्टर हो और तुम किसी भी इंसान से पूछ सकते हो कि मुझे अभी भी एक इंसान माना जाता है। अब वो मोस्टर उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी अवस्था पर भी मजाक करने की है। अब उसके अटैक ने फैंगवांग जी को पूरी तरह से घेर लिया था। अब अचानक से फैंगवांग जी की बॉडी से एक ब्लैक कलर का ओरा बाहर आने लगता है जिसके वजह से उस मोस्टर का अटैक फैंगवांग जी को कुछ भी चोट पहुंचा नहीं पाता और वो अपने सेल्फ हीलिंग से उस मोस्टर को भी चोट पहुंचाने लगता है। और फैंगवांग जी कहता है तुमको मुझे पहले ही मार देना चाहिए था लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। इतना कहकर अपने स्वॉर्ड से उस मोस्टर के ऊपर अटैक करके उसके सर को धड़ से अलग कर देता है जिसकी वजह से वो मोस्टर वहां पर मारा जाता है। अब इसी के साथ में वो डंजन दोबारा रिस्टार्ट होने लगा था।
अब वहां पर एक पोर्टल ओपन होके वो चीज नीचे आने लगता है जिसका नाम सेराफिस ऑनसिलर होता है। अब उड़ते हुए ऊपर जाके उस ऑनसिलर के ऊपर हाथ रखता है तो वो ऑनसिलर रोने लगा था और फैंगवांग जी उससे चाबी मांगने लगता है। अब वो ऑनसिलर भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता और वो आपने यहाँ पर सेब को बदल कर फैंगवांग जी को एक चाबी दे देता है। और काफी ज्यादा दर्दनाक मेहनत करने के बाद फैंगवांग जी को चाबी मिल चुका था। वो तो यहाँ पर खुशी से रोने लगता है। अब वहां पर एक लाइट आसमान की तरफ जाता है। साथ ही में फैंगवांग जी भी दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट होके चला गया था। वो कहता है कि अब मैं अपने रियल वर्ल्ड पे आ चुका हूँ लेकिन यहाँ पर आसपास तो कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। क्या मैं अभी भी डंजन के अंदर हूँ? अब इतने में ही उसके पीछे से एक मोस्टर आकर उसके ऊपर अटैक करके उसके हाथ में स्क्रैच कर देता है। और फैंगवांग जी उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है क्या मैंने यहाँ पर सभी मोस्टर को नहीं मारा था? अब वो उस मोस्टर को खत्म कर देता है जिसके वजह से अब वो टेलीपोर्ट होकर डंजन से बाहर आने लगता है। साथ ही में अब वो यहाँ पर काफी ज्यादा थक भी चुका था जैसे कि वो कोई एक ऑर्डिनरी इंसान हो। अब वो वहाँ पर एक कैबिन के अंदर आता है जिसको हंटर यूज किया करते थे। हम देखते हैं अंदर तो एक इंसान का स्केलेटन मौजूद था। अब वो कपड़े उठाते हुए कहता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हंटर भी इस तरह के फैशनेबल कपड़े पहना करते हैं। अब वो एक मैप को पकड़ते हुए कहता है यहाँ पर पूरे 20 साल बीत चुके हैं लेकिन फिर भी ये मैप मेरा मदद कर सकता है। अब उस मैप को देखते हुए उस हॉस्पिटल को ढूंढने लगा था जिसके अंदर उसकी गर्लफ्रेंड जिन्यू मौजूद थी। उसे उस हॉस्पिटल का लोकेशन भी मिल जाता है और इतने में ही वहां पर एक आदमी आकर उसको एक पोस्टर देता है जिसमें जियान कॉन का फोटो था। दरअसल अब वो यहाँ पर वाइल्ड सॉल गिल का कैप्टन बन चुका होता है और उस पोस्टर में लिखा गया था जियान कॉन ने खुद एक एस क्लास के मोस्टर को मारा है और उनकी टीम ने पिछले 10 सालों में आप को लिया है। सच में वाइल्ड सिल गिल काफी ज्यादा बढ़िया है, आपको भी इसमें शामिल होना चाहिए। अब यहाँ पर ये देख के फैंगवांग जी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कुछ समय के बाद वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। हम देखते हैं वहाँ पर एक औरत अपने बेटे को बचाने के लिए फादर से मदद मांग रही थी। वो कहती है मैंने बिना पैसे लिए काफी सालों तक इस हॉस्पिटल पर काम किया है इसलिए आप मेरे बेटे को बचा लो। जहाँ पर फादर बताता है तुम्हारे बेटे का उपचार के लिए तुम्हारा पूरा सैलरी भी कम पड़ता है। अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहती हो तो ए रैंक के मोस्टर या तो फिर बी रैंक के मोस्टर का कोर लाना होगा। अभी मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ इसलिए तुम इस जगह से चली जाओ। इतना कहकर उस औरत को धक्का दे देता है तो फैंगवांग जी उसको संभालता है। अब यहाँ पर उस औरत ने भी फैंगवांग जी को पहचान ली थी। दरअसल जिन्हों का देखभाल वही किया करती थी और इसका नाम मिसेस जियांग होता है। और मिसेस जियांग कहती है तुम्हें आने में इतना ज़्यादा समय क्यों लगा? यहाँ पर जिन्यू मारी जा चुकी है। और वो फैंगवांग जी को लेकर जिन्यू के कब्र के पास आती है। वो कहती है 20 साल पहले तुम डंजन के अंदर चले गए थे और यहाँ पर जिन्यू पहले तो ठीक हो चुकी थी लेकिन फिर वो अचानक से बीमार हो गई। यहाँ पर 2 मिड लेवल के प्रीस्ट भी उसको बचा नहीं पाए और मैंने उसके लिए इस कब्र को खरीदी थी। और यहाँ पर फैंगवांग जी रोते हुए मिसेस जियांग को थैंक्स कहता है और जिन्यू का ख्याल रखने के लिए उन्हें एक एस लेवल के मोस्टर का कोड देता है। ये देखकर मिसेस जियांग काफी ज्यादा हैरान होते हुए बताती है ये काफी ज्यादा कीमती है, मैं इसको नहीं ले सकती है। लेकिन फैंगवांग जी उनको कोड देते हुए बताता है मैंने आपको पीरियड्स के साथ बात करता हुआ देखा था, आप इसको लेकर अपने बेटे का इलाज करवाओ। और मिसेस जियांग भी उस कोड को लेकर वहां से निकल जाती है और फैंगवांग जी वहीं पर बैठ के काफी सारे एस रैंक के मोस्टर के कोर को हाथ पर निकालते हुए कहता है तुम देखो मैंने तुम्हारे लिए काफी सारे एस ग्रेड के कोर को कलेक्ट किया है और मैंने तुम्हारे उपचार के लिए इन कोर को गिन गिन कर रखा हुआ था। साथ ही में 5 कोर से मैं तुम्हारे लिए एक हाई क्लास के नेकलेस बनाने वाला था लेकिन अब तुम यहाँ पर मेरे साथ में नहीं हो। वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा रोती हुए जिन्यू से माफी मांगने लगा था क्योंकि वो जिन्यू के साथ नहीं रह पाया और उसे बचा भी नहीं पाया।
अब आसमान में एक एयरशिप उड़ते हुए वाइल्ड सल गिल का प्रचार करने लगा था। अब ये देखकर फेंगवांग जी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर उस एयरशिप को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ जियान कन भी ये सब देख रहा था। इधर फेंगवांग जी उस सिमेट्रिक की एनर्जी को इकट्ठा करके अपने आधे पावर को रिकवर कर लेता है। अब वो दूसरे दिन कम्युनिकेशन सेंटर पर आता है जहाँ पर पहले से ही काफी सारे लोग मौजूद थे। दरअसल यहाँ पर इस तरह के अवाकन लोग आया करते थे जो गिल्ड पर शामिल होना नहीं चाहते हैं। साथ ही में कोई भी गिल्ड उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करता। और फेंगवांग जी उस जगह को देखते हुए बताता है 20 साल बाद में फाइनली इस जगह पर आ चुका हूँ, लेकिन ये जगह अब पूरी तरह से बदल चुका है और जियानकन तो सोच रहा होगा कि मैं मारा जा चुका हूँ, इसलिए मुझे उससे रिवेंज लेने से पहले अपना लो प्रोफाइल रखना होगा। और इतने में ही वहाँ पर एक लड़का कहता है अगर कोई इस मोस्टर को खरीदना चाहते हो तो जल्दी बताओ, क्योंकि अब मैं जल्दी ही डंजन के अंदर जाने वाला हूँ, मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है। अब एक आदमी उस लड़के को कहता है इस मोस्टर के अंदर कोई भी कोर मौजूद नहीं है और इसका बस स्किन ही काम आने वाला है, क्या तुम इसका रेट थोड़ा कम नहीं कर सकते हो। और वो लड़का प्राइस के बारे में बात करने लगा था, लेकिन तभी फेंगवांग जी उसको रोकते हुए उस मोस्टर को पकड़कर सोचता है मैंने डंजन के अंदर काफी सारे मोस्टर को देखा है और बाकी मोस्टर के तरह इन मोस्टर के कोर उनकी बॉडी के अंदर नहीं होता है। दरअसल इस मोस्टर का कोर इसके पंजे पर मौजूद है। और ये सुनकर वो लड़का काफी ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि फेंगवांग जी के वजह से उस मोस्टर के प्राइस में ज्यादा ही वृद्धि हो चुका था और वो तो इसके लिए फेंगवांग जी को एक और देने लगा था। और फेंगवांग जी कहता है मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने सुना था कि तुम डंजन के अंदर जा रहे हो, क्या तुम मुझे भी अपने साथ ले जा सकते हो। और वो लड़का कहता है आमतौर पर लोग बस पैसे के बारे में पूछते हैं, लेकिन तुम्हें तो पैसे नहीं चाहिए, आखिरकार तुम डंजन के अंदर क्यों जाना चाहते हो। और वहाँ पर दूसरा लड़का कहता है तुम जैसे ट्रेस जिसके अंदर कोई भी पावर नहीं है, तुम्हें तो गिल्ड के अंदर पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए, कम से कम इस तरह से तुम जिंदा रह पाओगे। और वो लड़का फेंगवांग जी को कहता है तुम उसकी बातों को बुरा मत मानना, क्योंकि हमारे स्क्वाड के अंदर केवल 5 ही लोग होते हैं, इसलिए हम आम इंसान को शामिल करने का जोखिम नहीं उठा सकते। यहाँ तक कि डंजन के अंदर एक नॉर्मल इंसान के वजह से पूरा स्क्वाड ही खत्म हो सकता है और उनके वजह से पूरा स्क्वाड ही खतरे में पड़ जाता है। और फेंगवांग जी दूसरे लड़के के हाथ पर देखते हुए पूछता है तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है, जहाँ पर एक हंसते हुए बताता है वो कुआन बाओ जी हुन गिल्ड में शामिल होने के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रहा था, लेकिन वो आखिरी में बुरी तरह से घायल हो गया क्योंकि उसने अपनी एबिलिटीज को ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट किया था। ये सुनकर वो लड़का उसको अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है। और फेंगवांग जी बताता है ये कोई आम घाव नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पॉइजन भी मौजूद है, इसको हिल करने के लिए कम से कम बीरियांग का कोर चाहिए, क्या तुम इसका इलाज करवाना चाहते हो। और वो लड़का कहता है तुम तो ऐसे बात कर रहे हो कि तुम खुद इसको हील कर सकती हो। अब यहाँ पर फेंगवांग जी दूसरे लड़के से उस मोस्टर के हाथ का एक पीस मांगता है और उस लड़के को खाने के लिए बताता है और वो लड़का भी ऐसा ही करता है। वहीं पर फेंगवांग जी चुपके से अपनी स्पिरिट एनर्जी से उसके घाव को हील कर देता है। आपने घाव को हील होता हुआ देखकर वो लड़का तो काफी ज्यादा खुश हो गया था। अब दूसरा लड़का भी फेंगवांग जी को पकड़कर हंसते हुए उसको अपनी स्क्वाड पर शामिल करने के लिए तैयार हो गया था। और वो तीनों वहां से जाते हुए कहते हैं पहले हम जाकर एक और लड़के को ढूंढते हैं, उसके बाद हम डंजन के अंदर चले जाएंगे। वहीं पर हम एक दूसरे आदमी को देखते हैं जो कि फेंगवांग जी के जैकेट पर नजर रख रहा था और वो अपने बॉस को कॉल लगाता है तो उधर से उसका बॉस चिल्लाते हुए पूछता है क्या तुमने मेरे बेटे को ढूंढ लिया है, जहां पर वो आदमी बताता है मैंने आपके बेटे को तो नहीं ढूंढा है, लेकिन मुझे एक इम्पोर्टेंट सुराग मिला है, मैंने कम्युनिटी सेंटर के अंदर एक लड़के को देखा है जिसने अपने बेटे के जैकेट को लगाया हुआ है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो आपके बेटे का जैकेट है, क्योंकि उसके जैकेट से एक स्मेल आ रहा है। अब उसके बॉस कहता है उसका पीछा करो, अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चलेगा तो तुरंत मुझे बता देना। और वो आदमी भी हाँ पर जवाब देता है।
और फिर दौड़ते हुए उनके पास जाकर पूछता है क्या तुम्हें अपने स्क्वाड पर अभी भी मेंबर की जरूरत है। और वो लड़का भी हाँ पर जवाब देते हुए उसका टैलेंट पूछता है, जहाँ पर वो बताता है मैं एक आर्चर हूँ। और वो लड़का अपना एक शॉट निकाल कर हंसते हुए कहता है अब हम फाइनली 5 लोग हो चुके हैं। अब ये सुनकर फेंग वांगजी सोचता है लेकिन हम तो यहाँ पर केवल 4 ही लोग हैं। और वो चारों कुछ देर में ही एक स्मॉल फॉरेस्ट पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही एक लड़की उनका इंतजार कर रही थी। और वो लड़का उस लड़की से पूछता है तुम हमेशा जल्दी आ जाती हो, क्या तुम्हें अकेले बोर नहीं लगता। जहाँ पर लड़की बताती है जहाँ पर ज्यादा लोग होते हैं वहाँ पर जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फेंग वांगजी कहता है क्या वो 5th मेंबर है, लेकिन ये तो कोई इंसान ना होकर एक मोस्टर है। उसने खुद को ऐसे छुपाया है कि यहाँ पर आर्चर भी उसे समझ नहीं पा रहा है, लेकिन मैंने 40 मिलियन मोस्टर को अकेले मारा है। वो मेरे को इस तरह से पागल नहीं बना सकती है, लेकिन मुझे इसके अंदर से कोई भी खून खराबा महसूस नहीं हो रहा है। अब एक लड़का चाबी निकालते हुए सभी को बताता है डंजन के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाओ। फेंग वांगजी उस चाबी को देखते हुए खुद से ही कहता है ये तो एक ग्राउंडलेस चाबी है, ऐसा लगता है इस डंजन के अंदर ज्यादा खतरनाक मोस्टर नहीं है। और वो लोग उस चाबी को यूज करते हैं तो वहां पर डंजन के अंदर जाने के लिए एक पोर्टल ओपन हो गया था और वो उसके अंदर जाने लगता है। और वो लड़का फेंग वांगजी को बताता है तुमने मेरे लाइफ को बचाया है इसलिए मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, अंदर काफी ज्यादा खतरा है इसलिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए। और फेंग वांगजी काफी ज्यादा गुस्सा होकर उसको चुप रहने के लिए कहता है। ये देखकर तो वो लड़का काफी ज्यादा डर गया था। वो कहता है तुम्हें कुछ भी पता नहीं है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। और फेंग वांगजी वहां पर उस डंजन के अंदर चला जाता है और वो 5 डंजन के अंदर आ चुके थे। और वो लड़का यानी कि उनका स्क्वाड का बॉस बताता है हालांकि इस डंजन के अंदर ज्यादा खतरनाक मोस्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर और हवा भी बहुत ज्यादा घातक है। अब हमें यहाँ पर मैग्मा के अंदर रहने वाले मोस्टर को मार के उनके कोर और दांत को हासिल करना होगा। और वो एक ही और खुद को मिलाकर एक टीम बनाता है और फिर मोजियाओ क्यून और आर्चर दोनों का एक टीम बना देता है। दरअसल मोजियाओ क्यून के पास एक कंट्रोलर टाइप का स्किल मौजूद था और बॉस बताता है यहाँ पर जो फेंग वांगजी है वो मोस्टर के कोर और दांत को इकट्ठा करेगा। और इतने में ही वहाँ पर काफी सारे मोस्टर आ जाते हैं और बॉस काफी तेजी से अपने शॉट निकाल कर उन मोस्टर के तरफ जाते हुए एक को मदद के लिए बुलाता है और फिर नीचे लाभा पर एक चट्टान को तोड़ता है तो उसके काफी सारे टुकड़े बन जाते हैं। अब उसी टाइम पर ये क्यों अपना मैजिक का यूज करके उन लाभा के टुकड़ों को ब्लेड पर कन्वर्ट कर देता है और वो आइस ब्लेड जाकर काफी सारे मोस्टर को एक ही बार में खत्म कर देते हैं। और फिर वो फेंग वांगजी को मोस्टर का कोर कलेक्ट करने के लिए कहता है और फेंग वांगजी भी कुछ भी ना बोलकर मोस्टर के कोर और दांत को इकट्ठा करने लगा था। अब अचानक से उसको अपने पीछे कुछ होने का एहसास होता है तो वो पीछे मुड़कर देखता है। दूसरी तरफ आर्चर काफी ज्यादा परेशान होते हुए सोच रहा था मैं यहाँ पर उस लड़की के ऊपर नजर रखने के लिए आया हुआ था, लेकिन अब मैं यहाँ पर इस लड़की के साथ में फंस चुका हूँ। अब इतने में ही काफी सारे मोस्टर आकर उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। आर्चर बताता है ये सब मेरे वजह से हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया था। मुजियाओ क्यून उसको ना घबराने के लिए कहती है और उन मोस्टर को कंट्रोल करते हुए आर्चर को सिग्नल देने लगी थी। अब आर्चर भी उसके सिग्नल को फॉलो करते हुए अपना एक तीर चलाता है तो एक ही तीर से काफी सारे मोस्टर मारे जाते हैं। वहीं पर ये क्यों मोस्टर को मारते हुए अपने बॉस को बताता है मैंने यहाँ पर 17 मोस्टर को मार दिया है और आपने कितने मोस्टर को मारा है। जहाँ पर बॉस बताता है मैंने तो यहाँ पर 21 मोस्टर को मार दिया है। दूसरी तरफ फेंग वांगजी काफी ज्यादा सैड होते हुए खुद से ही कह रहा था ये तो डी रैंक के मोस्टर में अपना एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर 10 घंटे में आपने 1% पावर को रीगेन करूंगा तो क्या मुझे इसमें खुश होना चाहिए।
और फैंगवांग जी को इतना ज्यादा सैड देखकर ये क्यों हंसते हुए बताता है, मुझे लगता है तुम जरूर यहाँ पर डर गए हो क्योंकि तुम्हारे पूरे बॉडी पर मोस्टर का ब्लड लगा हुआ है। इतना कहकर अपना आइस बीम टेक्निक का यूज करके एक आइस ब्लेड को मोस्टर के मुंह के आर पार कर देता है। ये देखकर फैंगवांग जी काफी ज्यादा हैरान होते हुए ये क्यू को उस मोस्टर को दोबारा मैजिक यूज ना करने के लिए बताता है और फिर बॉस को एक ही वार में उसको खत्म करने के लिए कहता है। दरअसल वो मोस्टर ट्रांसफर होकर बड़ा हो सकता था। अब ये क्यों काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, तुमने मुझे बचाया था, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, मैं उस मोस्टर को काफी आसानी से मार सकता हूँ। इतना कहकर आपने मैजिक का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। अब उसका मैजिक लगने की वजह से मोस्टर का साइज काफी ज्यादा बढ़ चुका था। कहा जाए तो वो यहाँ पर इवॉल्व हो चुका था। अब ये देखकर ये क्यू भी काफी ज्यादा हैरान होती हुई कहता है, आखिरकार ये क्या चीज है, मैंने आज से पहले इस तरह के मोस्टर को कभी भी नहीं देखा था। अब फिर दोबारा आगे बढ़ते हुए अपना ग्लेशियर स्पेयर का यूज करके उस मोस्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो स्पेयर उस मोस्टर का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता और वो वहीं पर टूट जाता है। ये देखकर ये क्यू तो काफी ज्यादा डर गया था। वहीं पर अब फैंगवांग जी अपना डेथ एनर्जी को यूज करते हुए कहता है, अब मुझे ही इसको रोकना होगा। अब वो अपने डेथ एनर्जी से एक्यू को उस मोस्टर से बचाकर पीछे ले आता है। ये देखकर बॉस तो कहने लगा था, आखिरकार एक्यू ने फ्लाइंग मैजिक को कब अवाकन किया। अब एक्यू अपने बॉस को बताता है, हमें जल्दी ही यहाँ से भागना होगा क्योंकि उस मोस्टर को हरा पाना हमारे बस की बात नहीं है। अब बॉस कहता है, क्या तुम चाहती हो कि हम बिना मोस्टर कोर को लेकर यहाँ से चले जाए? अगर हम ऐसा करेंगे तो तुम्हें सैलरी पे कौन करेगा? अब मोजी याओक्यून को बुलाकर उस मोस्टर को कंट्रोल करने के लिए कहता है, तो मोजी याओक्यून भी काफी तेजी से आकर उसको कंट्रोल करने लगी थी, लेकिन वो मोस्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से वो इसमें नाकाम हो जाती है। अब वो कहती है, ये जो मोस्टर है ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। अब ये क्यूबो उसको दोबारा बताता है, मैं आपसे सैलरी नहीं मांगूंगा, अब हमें इस जगह से निकल जाना चाहिए। अब अचानक से उसकी बॉडी पर पंख आ जाते हैं। अब वो अपने आप ही मोस्टर की तरफ जाने लगा था। दरअसल फैंगवांग जी अपने डेथ एनर्जी को यूज करते हुए उसे कंट्रोल कर रहा था। ये क्यू को मोस्टर की तरफ जाता हुआ देखकर बॉस कहता है, क्या वो यहाँ पर पागल हो चुका है? वहीं पर ये क्यू को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पर उसके सांसें तो बंद हो चुके थे, उसे तो लग रहा था अब वो यहाँ पर मरने वाला है। और फैंगवांग जी उसको कंट्रोल करते हुए उसके हाथ में जो स्टिक था उसको अपने डेथ एनर्जी से एक स्वॉर्ड पर कन्वर्ट कर देता है। ये देखकर ये क्यों काफी ज्यादा हैरान होते हुए बताता है, आखिरकार ये स्वॉर्ड मेरे हाथ में कहां से आया? अब अपने आप ही वो स्वॉर्ड उस मोस्टर के ऊपर अटैक करके उसे बीच में से अलग कर देता है, जिसके वजह से वो मोस्टर यहाँ पर मारा जाता है। वहीं पर फैंगवांग जी खुद से ही कहता है, अपनी डेथ एनर्जी को यूज करते हुए इंसान को कंट्रोल करना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है, मैं अपने स्ट्रेंथ को अभी भी अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता। दूसरी तरफ एक यू काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, क्या सच में मैंने उस मोस्टर को मार दिया? और बॉस काफी ज्यादा खुश होकर हंसते हुए बताता है, तुमने तो मुझे यहाँ पर कुछ देर के लिए डरा ही दिया था। अब आर्चर बॉस से पूछता है, हमने यहाँ पर 10 घंटे के मिशन को सिर्फ 3 घंटे में खत्म कर दिया है, अब हमें आगे क्या करना है? अब बॉस उस डंजन के चाबी को दिखाते हुए बताता है, मेरे दिमाग पर यहाँ पर कुछ चल रहा है, मुझे इस डंजन का चाबी काफी ज्यादा लो प्राइस में मिला था क्योंकि इस डंजन के अंदर आने वाले काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं। दरअसल यहाँ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक केव मौजूद है, जो कोई भी इंसान उस केव के अंदर जाता है वो दोबारा लौट कर कभी भी वापस नहीं आता है। मैंने भी काफी बार उस केव के अंदर जाने की कोशिश की है, लेकिन मैं उस गेट के अंदर जा नहीं पाया। लेकिन अब यहाँ पर ये क्यों ने एक बी रैंक के मोस्टर को मार दिया है, तो हमें एक बार उस केव के अंदर जाके जरूर चेक करना चाहिए। अब ये सुनकर तो ये क्यों काफी ज्यादा घबरा जाता है। अब इतने में ही फैंगवांग जी अपने डेथ एनर्जी का यूज करके ये क्यों को अपने कंट्रोल पर कर लेता है। अब वो पांचों उस केव के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो सभी को कहता है, यहाँ के रास्ते काफी ज्यादा जटिल है, इसलिए हमको काफी ज्यादा नजदीक रहना होगा। अब वो अपने पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं थे।
और वो काफी ज्यादा घबराते हुए एक्यू के पास जाकर बताता है, कुछ भी हो मैं तो यहाँ पर मास्टर कुई को फॉलो करूंगा। लेकिन उसे पता नहीं था एक्यू का हालत भी उसके जैसा ही था। दूसरी तरफ हैंग वांग जी खुद से ही कहता है, यहाँ पर जो केव के अंदर मोस्टर है वो यहाँ पर इंसान आने का इंतजार करते हैं। जब कोई भी इंसान इसके अंदर आ जाता है तो वो इसके एंट्रेंस गेट को सील कर देते हैं। इसलिए शायद वो मोस्टर रास्ते के साइड पर बैठ के हमारे ऊपर अटैक करने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पर जो आर्चर था वो चुपके से फैंग वांग जी के ऊपर नजर रख रहा था और वो सोचता है यहाँ पर अब मुझे कोई भी नहीं देख सकता, इसलिए मैं एक एक करके उससे सवाल पूछ सकता हूँ। और बीते में ही फैंग वांग जी के आगे काफी सारे इवल मोस्टर आ जाते हैं। उसको देखने के बाद तो आर्चर काफी ज्यादा घबरा गया था और बीते में ही उन मोस्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। दरअसल उन मोस्टर को फैंग वांग जी ही मार रहा था। वो बताता है, मुझे तुम जैसे ही मोस्टर की जरूरत थी, इस तरह से मैं अपने डेथ एनर्जी को जल्दी ही रिकवर कर लूंगा। अब इतने में ही वहां पर एक काफी बड़ा मोस्टर आता है और फिर फैंग वांग जी के ऊपर अटैक कर देता है। और फैंग वांग जी अपने डेथ एनर्जी से उसको रोकते हुए कहता है, क्या तुम मुझे नीचे नजरों से देख रहे हो तो फिर तुम यहाँ पर एक बुरी मौत मरोगे। दूसरी तरफ बोस और एक्यू को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ वो मोस्टर फैंग वांग जी के डेथ एनर्जी से हिट होकर काफी जोर से आकर जमीन में गिरता है। साथ ही में वो यहाँ पर मर भी गया था। फैंग वांग जी उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा था। ये देखकर आर्चर काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, इस कमीने ने अपने स्ट्रेंथ को छुपा कर रखा हुआ था, मैं किसी भी हालत पर उसे हरा नहीं पाऊंगा। और इतने में ही फैंग वांग जी को वहां पर किसी के होने का एहसास होता है और पूछता है वहां पर कौन है। ये सुनकर तो आर्चर काफी ज्यादा घबरा गया था क्योंकि उसे लग रहा था फैंग वांग जी ने उसे देख लिया है और फैंग वांग जी सीधा उसके तरफ आने लगा था। आर्चर बताता है, यहाँ पर अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं किसी भी हालत पर छुप नहीं पाऊंगा। लेकिन फैंग वांग जी उसको ध्यान ना देकर आगे जाकर मो जियाओकिन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे छुप सकती हो। और मो जियाओकिन भी उसके साथ फाइट करने के लिए पीछे जाने लगी थी, लेकिन फैंग वांग जी उसका गला पकड़ लेता है। अब यहाँ पर मो जियाओक्यून अपने टूरूफार्म पर आती है जहाँ पर फैंग वांग जी पूछता है, क्या तुम सच में एक मोस्टर हो और तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो, अगर तुम यहाँ पर झूठ बोलोगी तो मारे जाओगी। और मो जियाओक्यून कहती है, क्या तुम्हें याद है तुमने उस दिन सिमेट्री पर एक एयरशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था और तुम जियानकिन को मारना चाहते हो। मैं भी उस दिन उसी सिमेट्री पर मौजूद थी और मैं भी जियानकिन को मारना चाहती हूँ और तुम्हारे पीछे से आर्चर हमारे सभी बातें सुन रहा है। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुमको इसके बारे में और भी बताऊं। ये सुनकर फैंग वांग जी कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर अभी जिंदा छोड़ रहा हूँ, तुम बस नाटक करना कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। और मो जियाओक्यून भी अपने ड्रेस को पहन लेती है। वहीं पर फैंग वांग जी मोस्टर के कोर को कलेक्ट करने लगा था। मो जियाओक्यून पूछती है, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। और फैंग वांग जी बताता है, मैं एक सपोर्टर हूँ और मैं यहाँ पर मोस्टर के कोर्स को कलेक्ट कर रहा हूँ। और 5 घंटे के बाद सभी लोग उसको बाहर आ गए थे। बॉस बता रहा था केव के अंदर उतना ज्यादा बुरा भी नहीं हुआ क्योंकि सभी मोस्टर मास्टर कुई की ओरा की वजह से डर गए थे। और वो फैंग वांग जी से पूछता है, क्या तुमने केव के अंदर कुछ अजीब चीज को देखा था, जहाँ पर फैंग वांग जी हंसते हुए ना पर जवाब देता है। और वो लोग एक पोर्टल के जरिए उस डंजन से बाहर आ जाते हैं और बॉस कलेक्ट करे हुए मटेरियल को चेक करने लगा था। और फैंग वांग जी अपने जेब से काफी सारे मोस्टर के कोर को निकालकर उसके हाथ में रख देता है। ये देखकर तो बॉस काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो तो हंसते हुए फैंग वांग जी को कहता है, चलो हम जाकर और पार्टी करते हैं, जहाँ पर फैंग वांग जी उनके साथ नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो उसे मना करके वहां से निकल जाता है। और वो लोग जाने के बाद आर्चर अपने बॉस को कॉल करके बताता है, मैं अकेले उस आदमी को हरा नहीं सकता, इसलिए आप मेरे पास अपने 3 लड़के को भेज दो, मैं 1 घंटे के अंदर
अंदर ही उस इंसान को आपके पास लेकर आऊंगा जिसने आपके बेटे को मारा था। दूसरी तरफ फैंगवांग जी उस जगह से जाते हुए खुद से ही कहता है, मैंने यहाँ पर ज्यादा डेथ एनर्जी को कलेक्ट नहीं किया है, इसलिए अब मुझे दूसरी बार एक हाई लेवल के डंजन के अंदर जाना होगा। अब इतने में ही अचानक से उसके ऊपर अटैक हो जाता है जिसकी वजह से वो हिट होकर पीछे आता है और फैंगवांग जी भी अपने डेथ एनर्जी को यूज करते हुए आगे की तरफ अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर उसका डेथ एनर्जी तो एब्जॉर्ब होने लगा था और फैंगवांग जी सोचता है, मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि ये जो एबिलिटी है वो पूरी तरह से मेरे खिलाफ है। अब इतने में ही वहाँ पर 3 लोग आ पहुँचते हैं। आर्चर हंसते हुए बताता है, केव के अंदर तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए कुछ एक्सपर्ट को बुलाया है, लेकिन तुम चिंता ना लो, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मारूंगा। इतना कहकर फैंगवांग जी के ऊपर तीर चला देता है और वो तीर काफी तेजी से फैंगवांग जी की तरफ आने लगा था। वो तीर फैंगवांग जी को छू पाता उससे पहले एक दूसरा लड़का अपने मैजिक स्पेल का यूज करते हुए एक तीर को काफी सारे तीर में कन्वर्ट कर देता है। ये देखकर फैंगवांग जी भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो उन तीरों से बचने लगता है। वहीं पर आर्चर उसके ऊपर लगातार तीर से अटैक करते हुए कहता है, अब तुम इसको डॉज करके दिखाओ। यहाँ पर फैंगवांग जी ने एक तीर को पकड़ लिया था, लेकिन हम देखते हैं उस तीर में तो कुछ लगा हुआ था। अब आर्चर एक रिमोट को निकाल कर हंसते हुए बताता है, ये जो तीर है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड से बना हुआ है। यहाँ पर अब वो तीर ब्लास्ट हो गया था। फैंगवांग जी कहता है, मैं यहाँ पर पूरी तरह से अंधा हो चुका था। अब वहाँ पर एक लड़की अपने पावर का यूज करते हुए फैंगवांग जी को पूरी तरह से कैद कर देती है। अब यहाँ पर फैंगवांग जी तो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अब आर्चर सेंगटाई नाम के लड़के को बताता है, हमने यहाँ पर इसको जिंदा रखना है, इसलिए आप उसे ज्यादा टॉर्चर ना करो। अब सेंगटाई हंसते हुए बताता है, तुम बिल्कुल भी चिंता ना लो। इतना कहकर अपने हाथ में कुछ इक्विपमेंट पहनकर फैंगवांग जी को पीटने के लिए आगे बढ़ता है। जहाँ पर अब फैंगवांग जी अपने मुंह से बस एक एनर्जी निकालता है तो उसका एक हाथ कट गया था। वो तो अब यहाँ पर रोने लगा था। सच में उसके हाथ से काफी ज्यादा खून आ रहा होता है और फैंगवांग जी ने उस लड़की के जाल को भी काफी आसानी से तोड़ देता है। ये देखकर तो वो लड़की भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। वो तो अब दोबारा अपने स्पीड एनर्जी का यूज करते हुए फैंगवांग जी के ऊपर अटैक करने लगी थी, लेकिन यहाँ पर फैंगवांग जी काफी आसानी से उसके अटैक को रोकते हुए उसे एक लात मारकर बताता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने कम एनर्जी से मुझसे फायर करने की। अब इतने में ही एक और लड़का डिवाइन रिलोकेशन टेक्निक का यूज करके एक तीर मारने लगा था, लेकिन फैंगवांग जी काफी तेजी से उसके पास आकर उसके मुंह पर एक पंच मार के नीचे गिरा देता है। वहीं पर पीछे से आर्चर उसके ऊपर एक और तीर चला देता है, लेकिन फैंगवांग जी उस तीर से बच गया था और उसके पास आकर उसके बो को तोड़ देता है। ये देखकर आर्चर काफी ज्यादा हैरान होते हुए बताता है, इसने तो मेरा 400 पाउंड का बो भी इतने आसानी से तोड़ दिया। और फैंगवांग जी उसके कान को पकड़कर उसे उठाते हुए पूछता है, तुम मुझे बताओ कि तुमको यहाँ पर किसने भेजा है। साथ ही में वो सोच रहा था, अगर वो इंसान जियानकन होगा तो मेरा आइडेंटिटी यहाँ पर एक्सपोज हो चुका है और मुझे यहाँ पर इन सभी को खत्म कर देना चाहिए। अब आर्चर उसको रोकते हुए बताता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने किसके जैकेट को पहना हुआ है, तुमने मेरे बिग बॉस के बेटे को मार दिया और तुम बस सब कुछ पता ना होने का दिखावा कर रहे हो। और फैंगवांग जी सोचता है, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि मैं इस जैकेट के साथ ही साथ में एक मुसीबत को भी उठा लूंगा। और वो आर्चर को जमीन पर पटकते हुए कहता है, मुझे अपने बॉस के पास लेकर जाओ। और वो कुछ देर के बाद एक कार में बैठकर आर्चर के बॉस के पास जाने लगे थे। आर्चर मैनेजर लू को बताता है, कुछ भी हो मैंने यहाँ पर इस लड़के को लेकर आया है, शायद बिग बॉस अपना 3 मिलियन पैसे वापस नहीं मांगेंगे। और मैनेजर लू कहता है, बॉस ने मुझे बताया है कि जब तक हम मैनोर पर वापस नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हम इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, इसलिए तुम चुप हो जाओ। और वो लोग कुछ देर के बाद मैनोर पर पहुंच जाते हैं। हम वहां पर बोस जैंग को देखते हैं जो कि एक चेयर में बैठा हुआ था
अब आर्चर बताता है चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग दुश्मन क्यों ना हो, बॉस खुद उससे मिलने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सच में ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। और बॉस जैंग कहता है क्या मैंने तुमको कुछ बोलने के लिए कहा है। ये सुनकर आर्चर चुप हो जाता है और वो फैंग वांग जी को देखता है तो फैंग वांग जी उसको ग्रीट करता है। और बॉस जैंग पूछता है क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुमको यहाँ पर लाने के लिए कार को क्यों भेजा था। क्योंकि मैंने यहाँ पर एंटी टैलेंट डोमेन को सेटअप करने के लिए 5 मेज को हायर किया है। मुझे डर था कि अगर तुम्हें इसके बारे में पता होगा तो तुम अंदर नहीं आओगे। अब यहाँ पर फैंग वांग जी अपने डेथ एनर्जी को यूज करने लगा था, लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाता है। वो खुद से ही कहता है सच में यहाँ पर मैं अपने स्पिरिट एनर्जी को यूज भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये सच में इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है। जिस चेयर में वो बैठा हुआ है जरूर वो डोमेन पावर को बढ़ा रहा होगा। मैं यहाँ पर अपने एक भी टैलेंट को यूज नहीं कर सकता। और इतने में ही आर्चर हंसते हुए कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर शौक लगा, तुम अब यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे।